Welcome friends to this 20th Nani Palkiwala Wednesday Law Club series. Today's subject is the Code on Social Security 2020. ये पार्ट 3 है लेबर लॉ का। हमने पार्ट 1 में चारों लेबर लॉ के कोड 29 लॉ अभी रिपेल होके 4 कोड में लेबर लॉ आ रहा है और देयर इज ड्रास्टिकली चेंज। अनऑर्गेनाइज्ड लेबर सब कुछ अभी लेबर लॉ की कक्षा में आएगा, इसलिए वो घर की कामवाली हो या कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के ऊपर काम करने वाले वो मजदूर हो या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाके काम करने वाले मजदूर हो या खेती पे काम करने वाले मजदूर हो, ऑल विल कम अंडर दिस लॉ। सबको इंश्योरेंस का, सबको ग्रेच्युटी का, सबको ये फायदा मिलने वाला है। ऐसा लॉ आ रहा है दोस्तों, ऑलरेडी पार्लियामेंट से पास हो चुका है, खाली अभी उसका प्रोसीजर बना चालू। प्रोसीजर एक बार बन गया, इसका रेगुलेशन बन गया, that process is going on in law commission. After that, government of India will notify it and then this law will be applicable to whole of India, include Jammu and Kashmir also. So friends, आज का जो कोड है ये आज हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 3 में जो कोड हम देख रहे हैं, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, इसमें टोटल सेक्शन दोस्तों 164 है, चैप्टर 14 है और शेड्यूल 7 है। बहुत बड़ा है और हमको 1 घंटे के समय में ये देखना है। पहले हम देखेंगे कि ये जो कोड है, ये कोड में 9 लॉ इकट्ठा आए हैं। अभी जो एग्जिस्टेंस 9 लॉ है, ये कौन से हैं जो एक कोड में अभी मर्ज हुए हैं विथ न्यू अपडेशंस। तो ये लॉ के नाम है, ये सेक्शन 164 में दिया हुआ है। द फॉलोइंग enactments are hereby repealed, namely 1. The Employees Compensation Act 1923, 2. The Employees State Insurance Act 1948, 3. The Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952, 4. The Employment Exchange Compulsory Notification of Vacancies Act 1959, 5. The Maternity Benefits Act 1961, 6. The Payment of Gratuity Act 1972, 7. The Senior Workers Welfare Fund Act 1981, 8. The Building and Other Construction Workers Welfare Says Act 1996, and 9. The Unorganized Workers Social Security Act 2008. All these acts are now codified into one code, and the name of that code is the Code on Social Security 2020. इसमें जो चैप्टर 14 है उसमें का पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी। इसमें सेक्शन 1, सेक्शन 2 जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें डेफिनेशंस है, एजेंट, एग्रीगेटर, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स, ये सब के इसमें डेफिनेशंस है। What is building worker? What is building worker welfare board? Contract labor. What is contract labor? Contract labor means a worker who shall be deemed to be employed in or in connection with the work of the establishment when he is hired in or in connection with such work by or through a contract. ऐसा काफी बड़ा डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों लेबर लॉ में प्रैक्टिस करते समय, लेबर लॉ के कोर्ट में, लेबर लॉ के ट्राइब्यूनल में प्रैक्टिस करते समय। और दूसरे जो इंपॉर्टेंट रहता है इसमें
वो है अपीलेट प्रैक्टिस। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस में मेनली डेफिनेशन के ऊपर काफी चीजें निर्भर रहती हैं। सो डेफिनेशंस काफी है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय? मैंने एम्प्लॉयर का डेफिनेशन पिछले इसमें विस्तार से पढ़ा है। अभी ये यहाँ पे बहुत नया चीज जानने जैसा है, इसलिए आई विल नॉट रिपीट दैट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय डेफिनेशंस हियर। व्हाट इज एस्टेब्लिशमेंट, व्हाट इज अ फैक्ट्री, ऐसे बहुत सारे। गिग वर्कर्स, व्हाट इज गिग वर्कर? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गिग वर्कर? गिग वर्कर मीन्स a person who perform work or participate in a work arrangement and earn from such activity outside the traditional employer-employee relationship। यानी कि किसी को हम उक्ता काम देते हैं। उक्ता बोले तो ये मराठी शब्द है, एक्चुअली आई एम महाराष्ट्रियन, सो मराठी शब्द है। उसको उक्ता बोले तो भाई ये आप इतना काम करोगे, कितना पैसा लोगे बताओ। फिर वो 2 दिन में करो, 1 दिन में करो, आधे दिन में। तो सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब हम देते हैं, उसको हम डेली बेस पे भी नहीं लेते हैं, मंथली बेस पे भी नहीं लेते हैं, उसको हम काम उगताते हैं। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, बट ही इज वर्किंग फॉर यू। दैट इज कॉल्ड गिविंग वर्क ऑन लमसम बेसिस, वी कैन से इट। तो लमसम इज नियर अबाउट द वर्ड with ukta. So this is called gig worker. Gig worker is also coming under this law. होम बेस्ड वर्कर, घर से जो काम करने वाले हैं, ये सब इसमें आ रहा है दोस्तों। बाकी माइनर, मिसकैरेज, नेशनल वर्क सिक्योरिटी बोर्ड, देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस, नियर अबाउट 88, 90, 91 definitions are there in section 2. Section 3 जो है, it is related to registration and cancellation of an establishment. अगर establishment cancellation करना है, registration करना है, तो how this code is giving that facility? So उसका जो प्रोसीजर आएगा ना, तो प्रोसीजर में इसका फॉर्म वगैरह सब आएगा। Every establishment to which this code applies shall be electronically or otherwise registered within a such time or in a such a manner as may be prescribed by central government, provided that the establishment which is already registered under any other central labor law for the time being enforced shall not be required to obtain registration again. ऑलरेडी जो रजिस्टर है उनको वापस रजिस्ट्रेशन लेने की ये कोड के अंतर्गत जरूरी नहीं है, लेकिन ये कोड एप्लीकेबल होने के बाद जो नए ऑर्गेनाइजेशन आएंगे उनको रजिस्ट्रेशन लेना ऑनलाइन, अभी ऑनलाइन ही है सब चीजें, तो ऑनलाइन जरूरी है। चैप्टर 2 जो है, चैप्टर 1 में खाली ये 3 सेक्शन ही थे, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन उसमें सेक्शन 2 है, डेफिनेशन वाला। चैप्टर 3 में सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, इसके बारे में जानकारी दी है। सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ द ट्रस्टीज ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का जो बोर्ड है, ये बोर्ड की जो ट्रस्टीज है, ये ट्रस्टी का इंफॉर्मेशन यहां पे सेक्शन 4 में। A chairman or vice chairman to be appointed by the central government, not more than 5 persons appointed by the central government from their officers, not more than 15 persons representing government of such state, and the central government may specify in this behalf to be appointed by the central government. 10 persons representing employers and the establishment to which the scheme referred in subsection 1 of section 15. 10 persons from employees, the government provident fund commissioner ex officio member. तो ऐसा एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होगा। So this is not related to our regular law practice, it is related to constitution board. लेकिन बोर्ड अगर गलत तरीके से कॉन्स्टिट्यूट हुआ है
और वो बोर्ड ने कुछ डिसीजन लिया है, तो दैट डिसीजन इज नल एंड वाइड. If proper procedure as per this section 4 of this Social Security Code 2020, if it is not followed, that time the decision taken by this board is also declared as null and void. So ये अपीलेट कोर्ट की प्रैक्टिस के लिए ये सेक्शन 4 वगैरह बहुत जरूरी है. Then section 5, Constitution of Employee State Insurance Corporation. अभी जितने भी अलग अलग लॉ थे 9, वो 9 लॉ इकट्ठा आए हैं, इसलिए इसके हर एक सेक्शन में एक एक बोर्ड जो है, जैसा अभी पहला सेक्शन 4 में देखा हमने एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का बोर्ड कैसा कॉन्स्टिट्यूट होगा. सेक्शन 5 में हम देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. उसमें भी ऐसा है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेंट्रल गवर्नमेंट के 5 प्रतिनिधि, नॉट मोर देन 5, इधर के कुछ प्रतिनिधि, एम्प्लॉयर के कुछ प्रतिनिधि, स्टेट गवर्नमेंट के कुछ प्रतिनिधि, ऐसा एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होगा. ये सब लॉ में दिया है. सेक्शन 5 में हमने बताया आपको एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. सेक्शन 6 में बोर्ड जो है नेशनल सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी बोर्ड एंड स्टेट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स बोर्ड. अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए अलग बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कर रही है. ये अलग बोर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा एज पर सेक्शन 6 होगा. इसमें काफी प्रोविजन दिए हैं. कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 7 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट बिल्डिंग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट बिल्डिंग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड. बिल्डिंग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन है. सेक्शन 8 में डिस्क्वालिफिकेशन and removal of the member of social security organization. अगर कोई मेंबर अपॉइंटेड है तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन कब होगा, तो उसका यहां पे दिया है कि if he is adjudged and insolvent or if he is unsound mind, या उसने कुछ उसको कन्विक्शन हुआ है, या उसने कुछ माल प्रैक्टिसेस किया है विच इज इलीगल. ऐसे काफी इसमें 10-12 क्लॉजेस दिए हुए हैं. डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एनी मेंबर्स. इसलिए कोई गलत मेंबर अगर इसमें ऐड होता है किसी भी बोर्ड में, तो उसके ऊपर कार्यवाही जो है, एक कार्यवाही दिस सेक्शन 8 के अनुसार होगी. सेक्शन 9, प्रोसीजर फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस? सो social security organization or any committee thereof shall meet at such interval or observe such procedure in this regard transaction of a business and its meeting, including the quorum of such meeting as may be prescribed by the central government. इसका प्रोसीजर बन रहा है, वो प्रोसीजर के अनुसार इसका मीटिंग का इंटरवल 3 महीने मीटिंग लेना है, या 6 महीने में मीटिंग लेना है, या साल भर में इतना मीटिंग होना जरूरी है. Everything is given in this section 9. Section 10 is related to executive head of central board and corporation. Section 11 is related to supersession of corporation, central board and national social security board or state organized workers board or the building workers welfare board. Section 12, the state board of regional boards local committee. ऐसा एक एक सेक्शन में बताते जाऊंगा ना, तो 3 घंटा 4 घंटा चलेगा तो भी खत्म नहीं होगा. बट इनिशियल सेक्शन वी शुड अंडरस्टैंड. बाकी बीच में हमको स्किप करेंगे कुछ चैप्टर में. एंड सेक्शन 13 is related to the entrustment of additional function of social security organization. सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के एडिशनल फंक्शन कौन से हैं, ये इसमें दिया हुआ है. एंड नाउ चैप्टर 3. अभी चैप्टर 3 एक एक सेक्शन. चैप्टर 3 अलग बोर्ड का है, चैप्टर 4 अलग बोर्ड का है, चैप्टर 5 अलग बोर्ड का है. ऐसा बहुत अच्छा सिस्टमैटिक दिया है. चैप्टर 3 इज रिलेटेड टू नाउ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड. इसलिए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का कुछ भी मैटर है, सो ये कोड के खाली चैप्टर 3 में उसका
लॉ दिया हुआ है। और जब प्रोसीजर बनेगा इसका, तो हर एक चैप्टर का अलग अलग प्रोसीजर बनेगा और फिर उसके फॉर्म्स, ये वेयर टू सबमिट दैट फॉर्म, एवरीथिंग. सो चैप्टर 3 इज रिलेटेड टू एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड. सो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के बोर्ड का जो ऑफिसर्स है उसका अपॉइंटमेंट कैसा हो, ए सेक्शन 14 है, स्कीम्स 15 है, फंड्स 16 है. Section 17 is contribution in respect of employees and contractors. Employees Provident Fund के लिए एम्प्लॉयर का और कॉन्ट्रैक्टर का कंट्रीब्यूशन कैसा चाहिए ये इसमें दिया है, और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कैसा चाहिए ये भी इसमें दिया है. दोनों की कंट्रीब्यूशन से ही ये काम बनने वाला है. Section 18, fund to be organized under Act 49 of 1961. Priority of payment of contribution over the debts. जब कभी इंसॉल्वेंसी में आता है, कुछ प्रॉब्लम आता है कंपनी को, तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का जो अमाउंट है वो सिक्योर्ड है, वो डेप्ट में काउंट नहीं होगा, वो डेप्ट के लिए यूटिलाइज नहीं होगा, ऐसा सेक्शन 19 में दिया है. And the chapter 3, which is related to provident fund, this is not applicable to, ये section 20 में दिया है. किसको applicable नहीं है? This is not applicable to any establishment registered under the Cooperative Society Act. Establishment belonging to under the control of the central government or state government. Establishment set up under this सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. इसका मतलब फिर इनको ये प्रोटेक्शन नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय की नहीं, इनको प्रोटेक्शन है, लेकिन उनका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट का एक्ट है या स्टेट गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉयमेंट एक्ट है, मेरे कुछ वीडियो है, मैंने बीच में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस या स्टेट सर्विस कमीशन रूल्स वगैरह के ऊपर कुछ वीडियो बनाए हुए हैं छोटे छोटे. ऐसे हर एक गवर्नमेंट का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का, सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, बैंक के एम्प्लॉय का, सबका अपना अपना रूल्स रेगुलेशंस है और वो रूल्स रेगुलेशंस के अनुसार चालू है. हमारा जो बात चल रहा है, दैट सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू वर्कर्स, इट इज रिलेटेड टू लेबर, इट इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, विच इज नॉट इन दिस सेक्शन 20. जो सेंट्रल गवर्नमेंट, this chapter is not applicable to central government, state government, not belonging to established which is controlled by central government, establishment set up under the central government, state government, immediately before the commencement of this code were receiving benefit of provident fund. So this category, this chapter is not applicable. Then authorities, certain employees maintain provident appeal to tribunal. So whatever decision, whatever action taken by the inspector come facilitated, so against that action appeal कर सकते हैं ट्राइब्यूनल में, and that appeal should be within a period of 60 days mostly, and unless and until deposit 25% अमाउंट तो भी डिपॉजिट करके ही अपील होता है ट्रिब्यूनल में. एटलीस्ट 25% अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड. दिस इज इन सेक्शन 23 सब क्लॉज 3, एंड सब क्लॉज 4 इज गिवन, द ट्रिब्यूनल शैल एंडेवर टू डिसाइड द अपील विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ विच द अपील हैज बीन प्रेफर्ड. फ्रॉम द डेट ऑफ completion of the documentation of appeal, that tribunal is shall endeavor, उन्होंने कोशिश करना चाहिए to complete this appeal, to decide this appeal within a 1 year. ये भी एक्सपीडियस यहाँ पे किया है, शाल है, may नहीं है, शाल है, तो it is near about mandatory on tribunals, but some discretion power are there to judiciary service. Chapter 4 is related to ESIC. What is ESIC? Employees State Insurance Corporation.
तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसलिए हर एक वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर, सबका इंश्योरेंस निकालने वाला है। तो whenever they fall ill, their family members need some medical help, medical emergency, all will cover because of ESIC. So chapter 4 is related to ESIC. तो ESIC का प्रिंसिपल ऑफिसर्स एंड अदर स्टाफ, इसके बारे में सेक्शन 24 है। 25 एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड। इंश्योरेंस फंड इकट्ठा कैसा होगा? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर के पास आएगा, और एम्प्लॉयर के पास आने के बाद फिर एम्प्लॉय को, वो गवर्नमेंट को ये जो फंड है, ये फंड को भरना है। They have to deposit that fund regularly. If they are not, employer is not depositing that fund, that is a misconduct. तो एक बार उनको चांस देना है, अगर चांस देने के बाद भी कुछ गड़बड़ करता है, that time some penal action is there. So in subsequent section we will see that also. So this is related to employees इंश्योरेंस, सेंट्रल इंश्योरेंस फंड। इसमें दोस्तों प्रिजम्पशन ऑफ, जब किसी का एक्सीडेंट होता है, सो प्रिजम्पशन एज टू बी एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट करते करते किसी का एक्सीडेंट होता है, तो फिर एक्सीडेंट में उसकी उंगली जाती है तो उसका कितना कॉम्पेंसेशन, किसी की जान जाती है तो उसका कितना कॉम्पेंसेशन, किसी का परमानेंट डिसेबलमेंट, इसके शेड्यूल दिए हैं। मैं ये कवर करने के बाद शेड्यूल भी कवर करने वाला हूँ। 7 शेड्यूल है। 7 शेड्यूल बहुत ब्यूटीफुल है। एवरीथिंग इज प्रॉपरली प्लान एंड प्रॉपरली नोटेड। ये लॉ है और इसके डिटेल प्रोसीजर है। तो एक कोड है, मेरे ख्याल से ये कोड के कम से कम 10 प्रोसीजर लॉ आएंगे। तो बहुत विस्तार से एक काम होने वाला है। इसलिए यहाँ पे ज्यादा नॉलेजेबल, ज्यादा टैलेंट लॉयर की जरूरत नहीं है। यहाँ पे परसिवियरेंस, जो रेगुलर कुछ ना कुछ काम करते रहता है, पढ़ते रहता है, ऐसा लॉयर ही ये प्रैक्टिस अच्छा कर पाएगा। अपीलेट कोर्ट में हो या इसमें हो, जिसको रेगुलर पढ़ने की आदत नहीं है, पर्सन हु डोंट हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग रेगुलर लॉ, सो ही इज नॉट एबल टू डू such type of practice because this is huge course. Only one law और 10-10, 12-12 इसके क्या आएंगे? Procedural code आएंगे. And when that procedural code is not followed properly, that is the mistake. That time that action, that decision of that particular department will be declared as invalid. Now, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पे जा रहे हैं। मेडिकल बेनिफिट, डिपेंडेंट बेनिफिट, ये सब मैं आपको शेड्यूल में बताऊंगा। आई विल एक्सप्लेन यू द शेड्यूल्स। द प्रोविजन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट और बाय कॉर्पोरेशन, सेंट्रल प्रोविजन एज बेनिफिशियरी, लाइबिलिटी, इसके या under the chapter for section 43, liability of owner or occupier of factory to excessive sickness benefit. sickness benefit जो है, वो sickness benefit भी देने एम्प्लॉयर को जरूरी है। schemes for other beneficiaries, schemes for unorganized worker, gig worker and platform workers, exemption of factories or other। जनरली ये सब एप्लीकेबल होगा जिसके पास वर्कर मोर देन 10 है, कुछ जगह पे 20 भी है, मोर देन 10 अगर है तो दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू देम। नाउ चैप्टर 5 फ्रॉम सेक्शन 53, चैप्टर 5 स्टार्ट एंड चैप्टर 5 इज रिलेटेड टू ग्रेच्युटी। पहले ग्रेच्युटी लॉ अलग था, अभी ग्रेच्युटी लॉ इसके चैप्टर 5। इसलिए ग्रेच्युटी का कुछ भी प्रॉब्लम है, ग्रेच्युटी का कुछ भी क्वेश्चन है, ग्रेच्युटी का कुछ भी डिस्प्यूट है, दैट विल बी गवर्न अंडर द चैप्टर 5। उस समय बाकी कोई चैप्टर खोलना ही नहीं है ग्रेच्युटी, खाली सीधा चैप्टर 5 में जाके उसके सेक्शन स्टडी कर। सो ग्रेच्युटी, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। सो ग्रेच्युटी का पेमेंट
सेक्शन 55 में दिया है दोस्तों, gratuity shall be payable to employee on the termination of his employment after he has rendered continuous service for not less than 5 years. तो शॉर्ट में इसका मतलब यह है कि 5 साल का जितना मिनिमम सर्विस हुआ है, ऐसे 5 साल के सर्विस के बाद जिसका टर्मिनेशन होता है या रिटायरमेंट होता है या कुछ होता है 5 साल के बाद, then that time he is responsible for gratuity. और ग्रेचुटी के लिए वो उसका जो पेमेंट का कितना परसेंट एम्प्लॉयर ने अलग कंट्रीब्यूशन डालना है, एम्प्लॉय से कितना लेना है, ये प्रॉपरली प्रोसीजर में आएगा. बट रिमेंबर दैट बिलो 5 इयर्स अगर है तो थोड़ा सा ग्रेचुटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन मिनिमम 5 इयर्स एंड मोर अगर सर्विस है सो ही इज एंटाइटल्ड टू द ग्रेचुटी. ग्रेचुटी is liable, that a particular employee is liable to take the benefit of gratuity on his superannuation or on his retirement or resignation or on his death or disablement due to accident or disease, or to termination of his contract period under fixed term of employment, or on happening of any such event as may be notified by the central government. Yes, sir. Provided that in case of working journalist as defined in the clause F of the section 2, specifically journalist न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल में, ये जर्नलिज्म में जो लोग काम करते हैं एम्प्लॉइज है उनके लिए, as per their section 2 of the working journalist and other newspaper employees condition of service and miscellaneous provision act 1955, the expression 5 years occurring in this subsection shall be deemed 3 years. सबको 5 years आए, लेकिन न्यूज़पेपर में काम करने वाले को मिनिमम 3 साल का भी अगर उसका जॉब है तो भी उसको, उसके बाद अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है या कुछ होता है या वो रिटायर कर होता है या रिजाइन दिया जाता है, तो ही इज एबल टू गेट दी ग्रेचुटी बेनिफिट. एक सब क्लॉज 2 में बहुत अच्छी बात दी है दोस्तों. फॉर एवरी एम्प्लॉयड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months, द एम्प्लॉयर शैल पे ग्रेचुटी टू एम्प्लॉय at the rate of 15 days wage or such number of days as may be notified by the central government based on the rate of wages last drawn by the employee. तो हर 6 महीने में जितना भी वो वेजेस लेता है, वो वेजेस का 15 दिन का जो वेजेस होगा वो एम्प्लॉयर ने ग्रेचुटी बोल के वो एम्प्लॉय के अकाउंट में डालना चाहिए. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन. So this is related to gratuity. Chapter 5 is related to gratuity. Determination of amount of gratuity. फिर वो wages में क्या include है क्या exclude है ये डिटेल में दिया है, so they can दिया है. Maternity benefit act अलग था पहले, अभी maternity benefit जो है, maternity leave, maternity benefit वुमन वर्कर के लिए, और मैटरनिटी बेनिफिट जेंट्स को भी मिलता है. खाली वुमन को जितना मिलता है उतना नहीं मिलता है, लेकिन फादर की भी जरूरत मैटरनिटी के समय होती है. तो मैटरनिटी बेनिफिट जो है, ये मैटरनिटी बेनिफिट ये चैप्टर 6 में कवर हुआ है. When there is any dispute or any query related to maternity benefit, straightway open this code and go on chapter 6 on. So employment or work by woman prohibited during certain period. No employer shall knowingly employ a woman in any establishment during the 6 weeks immediately following the day of her delivery, miscarriage or medical termination of pregnancy. तो किसी भी एम्प्लॉयर ने 6 वीक के अंदर उसको काम पे जबरदस्ती बुलाना नहीं है, एम्प्लॉय करना नहीं है, ऐसे क्लियर कट लॉ ने दिया है. बाकी बहुत अच्छे प्रोविजन मैटरनिटी लीव की है. वो जो पहले लीव मिलता वो भी मर्यादा भी उसका
काफी बढ़ा है, नियर अबाउट 6 मंथ तक ये मैटरनिटी लीव विथ पेमेंट लेने का वुमन को अधिकार है और एम्प्लॉयर ने वो देना चाहिए। और एक मातृत्व के लिए ये योगदान भी एम्प्लॉयर का रहेगा, क्योंकि मातृत्व अगर अच्छा होता है, उसका संगोपन अच्छा होता है, बच्चे का संगोपन अच्छा है, तो फ्यूचर generations of our country will be getting very healthy and very knowledgeable also. Right to payment of the maturity benefit, ये maturity benefit पेमेंट का बेनिफिट लेना ये राइट है उसका। ये सब दिया है सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ये 63, 64, 65 ये सब सेक्शन में बहुत अच्छा मैटरनिटी बेनिफिट है। हमको पूरा कोड कवर करना है, इसलिए थोड़ा सा हर एक चैप्टर में क्या क्या दिया है ये थोड़ा सा, और इम्पोर्टेंट कुछ है तो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। इसके छोटे छोटे वीडियो बाद में मेरे बनेंगे, खाली मैटरनिटी लीव के ऊपर इतने ऐसे छोटे छोटे वीडियो बनेंगे फॉर पब्लिक एट लार्ज। पर्टिकुलर टुडे सेशन ईरानी पाली के वाला ओवरऑल ये सेशन ये जनरली लॉयर्स के लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली दैट लॉ, not each and every section of that law. It is not possible to cover this within one hour. It is not possible, but overall हर एक चैप्टर में क्या है, ये है शेड्यूल कैसे है, क्या है वो देखना जरूरी है हमको। चैप्टर 7 एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन। एम्प्लॉय को कॉम्पेंसेशन, जो कॉम्पेंसेशन है फैटल एक्सीडेंट होता है या कुछ होता है तो उसका कॉम्पेंसेशन जो मिलना है वो कॉम्पेंसेशन 73 से शुरू हो जाता है। उसको कितना कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए क्या है, तो उसको जो परमानेंट डिसेबलमेंट होता है तो अलग कॉम्पेंसेशन है, उसके रेटिंग भी अलग दिए हैं, मैं आपको शेड्यूल में बताऊंगा, शेड्यूल में आपको ये और ये दिस इट इज ऑलरेडी गैजेटेड, this law is already gazetted, published in the official gazette of the government of India. I will show you. See, this is official gazette of India. भारत सरकार का ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हुआ है। ये लेबर मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेबर मिनिस्ट्री के साइट के ऊपर यू कैन डाउनलोड, वहां पे दोनों फॉर्म में दिया हुआ है, पीडीएफ फॉर्म में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने वहां से डाउनलोड किया, और एक बुक के फॉर्मेट भी दिया, ई बुक के फॉर्मेट भी दिया, बहुत ब्यूटीफुल है वो ई बुक का फॉर्मेट। अब ऐसा खाली क्लिक क्लिक के ऊपर वो पेजेस ऐसे पलट सकते हैं, जैसे कि हम रेगुलर, जैसे मैं अभी ऐसा फिजिकल पेपर ऐसा पलट रहा हूँ, ऐसा ई पेपर भी आप पलट सकते हैं, बहुत अच्छा बनाया है उसने। सो कांग्रेचुलेशंस टू द गवर्नमेंट ऑफिसर्स और गवर्नमेंट्स टेक्निकल पर्सन्स टू टेक सच टाइप ऑफ गुड एफर्ट्स। इसके पहले कभी गवर्नमेंट वेबसाइट पे अच्छा मटेरियल डालने के लिए कभी इतना मेहनत लेते हुए कभी दिखी नहीं, लेकिन कुछ साल में ये चेंज हो रहा है दोस्तों, कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज भी बहुत अच्छा मेहनत लेते हैं और अच्छा बनाते हैं, इसलिए ऑनलाइन सिस्टम बहुत अच्छा हमारे देश में चल रहा है। बट देयर इज अ स्कोप ऑफ डेवलपमेंट ऑल्सो। ऐसा नहीं कि एडमायर किया कि इसका मतलब उनका काम खत्म हो गया, नो, देयर इज अ स्कोप ऑफ फर्दर डेवलपमेंट। तो एम्प्लॉय को जो कॉम्पेंसेशन मिलना है वो कॉम्पेंसेशन के सब सेक्शन जो है, अगर किसी का डेथ होता है तो उसका कॉम्पेंसेशन कब मिलना चाहिए, कितने मिलना चाहिए, कैसा मिलना चाहिए, सब है। अमाउंट ऑफ डिसीजन ऑफ हाउ टू डिसाइड द कॉम्पेंसेशन अमाउंट, ये सब इसमें दिया है। दोस्तों हम 85 सेक्शन तक आए हैं, काफी कुछ कवर हुआ है। कॉम्पेंसेशन का बाद आफ्टर दिस चैप्टर इज चैप्टर 8, social security and cess in respect of building and other construction worker। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर का जो सेस है, सोशल सिक्योरिटी एंड सेस, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर के बारे में कुछ भी डिस्प्यूट है, कुछ भी क्वेरी है तो चैप्टर 8 है। और गवर्नमेंट क्या लगा रही है अभी, सेस लगा रही है। दैट सेस इट इज गिवन इन 100 सेक्शन 100। सेक्शन 100 का सब क्लॉज 1 क्या बोलता है, देयर शैल बी अ लेवल्ड एंड कलेक्टेड अ सेस फॉर द पर्पस ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ बिल्डिंग वर्कर्स
at such a rate not exceeding 2%, but not less than 1%. अभी एग्जैक्टली कितना सेज लेना है ये गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करेगा तब डिक्लेयर करेगा, लेकिन 2% के आगे भी नहीं रहेगा और 1% से कम भी नहीं रहेगा। ऐसा इसका क्या है। मैं ओल्ड किसी का चैट बॉक्स में आया है कि ओल्ड प्रोविजन भी आप कंपेयर करके बताइए। अभी ये सब नया ही प्रोविजन बढ़ाने सब पे भी टाइम नहीं पूरा पड़ रहा है, तो ओल्ड कंपैरिजन है। बट जब हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे ना, फिर ओल्ड और न्यू ऐसा कंपैरिजन करके आपको जरूर बताएंगे। आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मेरे छोटे छोटे वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जो वीडियो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड वीडियो 1-2 दिन में यूट्यूब पे आ जाएगा। इसका लिंक हम ऑफिशियल ग्रुप जो हमारा नानी पालकी वाला वेडनेसडे लॉ क्लब का क्लब वेडनेसडे लॉ क्लब 1 और 2 ऐसे ऑफिशियल ग्रुप है, वहां पे वो वीडियो की लिंक आ जाती है। अगर वो ग्रुप में आप नहीं है तो आपको ये लिंक नहीं मिलेगा, तो आप वो ग्रुप खाली ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो इन्विटेशन आया है वो इन्विटेशन में नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, तो यू विल फाइंड द लिंक टू ज्वाइन दैट ग्रुप। सो वो उसको क्लिक करके आप डायरेक्ट वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दैट टाइम एनी नानी पालकी वाला वेडनेसडे लॉ क्लब शो होने के बाद वीडियो वहां पे आ जाएगा। ये सब होने के बाद, ये 5 एपिसोड होने के बाद नानी पालकी वाला वेडनेसडे लॉ क्लब हम थोड़ा सा चेंज कर और अलग लाना है। उसमें कुछ सीनियर लॉयर को भी साथ में लेना है। सपोज फॉर एग्जांपल, सपोज मैं सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी के ऊपर अभी एक सपोज नानी पालकी वाला सेक्शन लिया, तो सेक्शन 302 का लॉ क्या है, उसका सीआरपी में प्रोसीजर क्या है, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन हम देंगे, मैं दूंगा। लेकिन उसके रिलेटेड कुछ केस लॉज के ऊपर डिस्कशन के लिए हम सीनियर लॉयर भी बुलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के बहुत अच्छे हाई कोर्ट के जजेस यहाँ पे सीनियर लॉयर हैं जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, या जो आर्गुइंग काउंसिल हमारे जैसे काफी हैं, जो मेरे काफी दोस्त हैं कि जो अच्छे सीनियर लॉयर है, तो उसको भी हम बुलाएंगे। तो कुछ आधा सेक्शन मेरा होगा, आधा सेक्शन सीनियर लॉयर का होगा, तो थोड़ा सा एक अलग क्या आएगा, टच आएगा। लेकिन ये अभी बहुत सब्जेक्ट है, इसलिए इसको थोड़ा सा कवर करके फिर हम नानी पालकी वाला वेडनेसडे लॉ क्लब का थोड़ा सा स्वरूप चेंज करने वाले, और चेंज होता रहेगा दोस्तों, क्योंकि एवरीथिंग इज चेंजेबल। निसर्ग का नियम है, एवरीथिंग इज चेंजेबल। सो सेज का जो मैंने बताया था, अब ये सेज वसूल कैसे करेंगे, किससे वसूल करेंगे? सब कुछ है, सबके ऊपर सेज लगाने के का नो, जैसे एग्रीकल्चर का सेज है, इसका सेज है, सबके ऊपर लगता है इनकम टैक्स। ऐसा नहीं, ये सेज स्पेसिफिकली जो कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग हैं, बिल्डर के ऊपर ही लगे। और ये सेज पहले ही वसूल होगा जब बिल्डिंग का परमिशन दिया जाएगा। इसका प्रोसीजर आ रहा है डिटेल, बिल्डिंग का परमिशन दिया जाएगा ना, तभी ये सेज वसूल होगा। तो उसका नोटिफिकेशन आएगा ये कैसा वसूल होगा क्या, तो पहले ऐसा वसूल होगा एंड दैट सेज का अमाउंट फंड होगा, और वो फंड से ये जो सोशल सिक्योरिटी है, ये सोशल सिक्योरिटी का रिस्क गवर्नमेंट कवर करेगा। इसलिए काफी चीजें बहुत इजी हो जाने वाली है, लेकिन थोड़ा सा सेज वगैरह बिल्डर लोगों को कंपलसरी देना है, तो कॉस्ट भी बिल्डिंग का इसका उसका बढ़ेगा। मैंने मेरे पहले एपिसोड में भी बताया था, इसके काफी पॉजिटिव ही इफेक्ट है ये लॉ के, खाली नेगेटिव इफेक्ट एक ही होगा कि थोड़ा सा प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि जो भी बेनिफिट वर्कर को देने हैं, जो भी अलग अलग कंट्रीब्यूशन वर्कर्स के लिए निकालना है एम्प्लॉयर को, वो एम्प्लॉयर जेब से तो नहीं निकालेगा, वो उसके प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर, इसकी कॉस्ट के ऊपर वो डालेगा, तो ऑटोमेटिक लिटिल बिट प्राइस विल हाइक। वैसे भी प्राइस बढ़ती रहती है, तो अच्छे काम के लिए अगर प्राइस बढ़ती है तो बुरा इसमें कुछ नहीं दोस्तों। तो ये सेक्शन 100 से लेके सेक्शन 108 तक ये था सेज का मामला। चैप्टर 9 है, सेक्शन 109 से चैप्टर 9 शुरू होता है। चैप्टर 9 इज रिलेटेड टू सोशल सिक्योरिटी फॉर अनऑर्गेनाइजर और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स और गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले जो हमाल वगैरह जो रेलवे प्लेटफॉर्म पे इधर उधर काम करते हैं वो है। गिग वर्कर जिनको हम एक लमसम में काम दे देते हैं, एम्प्लॉयर रिलेशन एस्टेब्लिशमेंट में होता है, लेकिन वो पर्टिकुलर काम करते समय गिग वर्कर को कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, ये जाता है, इसका भी अभी इसमें कवर है। इसलिए सेपरेट चैप्टर इज फॉर दैट। चैप्टर 9
social security for unorganized workers, gig workers and platform. So ये सिक्योरिटी इनके लिए क्या क्या मिलेगा, ये पहले ही इसमें दिया है क्लॉज 1 में, सेक्शन 109 क्लॉज 1. The central government shall frame and notify from time to time suitable welfare schemes for unorganized worker on matters related to 1. Life and disability cover, health and maternity benefit, old age protection, education, and any other benefit as may be determined by the central government. Or clause 1, it is related to central government, and clause 2, it is related to state government. In my first episode of this new labor laws, I have already mentioned labor law, labor welfare, labor development is in concurrent list as per the Constitution of India. ये सेंट्रल के भी कंट्रोल में आता है, स्टेट में भी कंट्रोल में आता है, इसलिए स्टेट अपने अपने रूल्स अलग बनाने वाले हैं, अपडेट करने वाले हैं, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनिमम दिया है इससे नीचे स्टेट ने नहीं जाना है, इससे ऊपर स्टेट प्रोविजन कर सकता है. तो ये थोड़ा सा कोडिफिकेशन अच्छा इसमें हुआ है. तो क्लॉज 2 भी पढ़ता हूं मैं इसमें. द स्टेट गवर्नमेंट शैल फ्रेम एंड नोटिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम suitable welfare schemes for unorganized worker, including scheme related to provident fund, employment injury benefit, housing, देखो स्टेट गवर्नमेंट हाउसिंग यूजिंग सब देखेगा, एजुकेशन स्कीम फॉर चिल्ड्रेन. कभी सोचा था हमारे लोगों के घर के बारे में भी कोई सोचेगा, उनके बच्चे को एजुकेशन के बारे में भी सोचेगा? लेकिन दोस्तों ये चीज आ रहा है. एजुकेशन स्कीम फॉर चिल्ड्रेन, स्किल अपग्रेडेशन ऑफ वर्कर्स, फ्यूनरल असिस्टेंट एंड ओल्ड एज होम्स, ये सब कुछ इसमें दोस्तों डेवलपमेंट है. बहुत अच्छे अच्छे क्लॉजेस हैं, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4, ऐसे दिया है. ये सेक्शन लगभग, लेट मी टेल यू, 114 तक ये सेक्शन चैप्टर 9 के थे. चैप्टर 10 इज रिलेटेड टू फाइनेंस एंड अकाउंट. ये जो जितने भी बोर्ड 7-8 बोर्ड इसमें जो कॉन्स्टिट्यूट हो रहे हैं ये कोड में, ये सब बोर्ड का फाइनेंस अकाउंट कैसा चेक होना, कैसे ऑडिट होना, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मिसकंडक्ट, वो सब ऑफिसर लोगों का आपस का मामला है, अंदर का मामला है. इसका हमारा प्रैक्टिस से कोई रिलेटेड रहता नहीं है लॉयर के. जनरली इसके प्रैक्टिस जो है गवर्नमेंट के पैनल के ऊपर लॉयर रहता है, उनसे ही रिलेटेड रहता है. So if any panel lawyer want to know about this, so section 115 onwards accounts है, 115 में accounts है, इसके audit की provision 116 में है, 117 में budgetary estimate है, 118 में annual reports कब फाइल करने, कैसे फाइल करने, इसके बारे में जानकारी है. सेक्शन 119 में वैल्यूएशन एंड एसेट्स ऑफ लायबिलिटीज है. 120 में होल्डिंग ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सेट्रा बाय सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, राइटिंग ऑफ द लॉसेस वगैरह, ये सब दिया है चैप्टर 10 में. अभी चैप्टर 11 है अथॉरिटीज, असेसमेंट एंड कंप्लायंस एंड रिकवरी. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर प्रॉपर एज पर लॉ employer is not able to pay that which already he deducted amount from employees salary or wages and his contribution altogether and total give that to pay that amount to that particular board. So रूटीन से होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉ फॉलो करते हैं कोई लफड़ा होने वाला, बट इसके ऊपर असेसमेंट, इसके ऊपर कंट्रोल जो है, इसके कंट्रोल का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस चैप्टर 11 में दिया है. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी मोटिवेशन. अभी चैट बॉक्स में वेरी गुड इनिशिएटिव ऐसा किसी ने चैट किया था. बस यही तो मुझे लगता है दोस्तों, कुछ कुछ लोगों का हमारा काम पसंद नहीं आता है, लेकिन कुछ कुछ लोग बहुत एडमायर करते हैं. पसंद आओ या ना हो,
अभी आई एम रनिंग 59, तो मालूम नहीं मैं 65 तक काम करूँ या 70 तक करूँ या 75 तक करूँ, या भगवान श्री कृष्ण की कृपा अगर होती है तो 80 के बाद भी करूँ, मालूम नहीं। लेकिन जब तक करूँ तब तक कुछ ना कुछ देते रहो। नहीं तो हम कमाते रहते पैसे, केसेस आते रहते, पैसे कमाते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम हमारे दोस्तों के लिए, हमारे ऑल ओवर इंडिया का जो लीगल फ्रेटर्निटी है, उसके लिए कुछ अगर करते हैं, तो कुछ लोगों का थोड़ा तो पेट दुखता है, लेकिन काफी लोग जो है ये एडमायर करते हैं। लेकिन कुछ भी हो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मुझे शाबाशी दी तो भी ठीक है, नहीं दी तो भी कोई जरूरत नहीं है। कोई टीका करेगा तो कोई प्रेम, मोदी के भी टीका करने वाले लोग हैं, तो शोभा नहीं सर, तो वो सिंपल और छोटा आदमी है, तो उसकी तो टीका होने ही वाली है, उसमें कोई गलत है। जो करता ही नहीं है तो उसका कोई टीका करने वाला नहीं है। इसलिए मुझे आपने एडमायर किया, बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने शाम को कुछ ऐसे ही व्हाट्सएप ग्रुप पे एक नेगेटिव कमेंट भी देखा था, किसी लेडी लॉयर ने डाला था। मुझे बहुत बुरा तो लगा, लेकिन मैं बोला चलो कोई नेगेटिव अगर बात करता है ना तो दैट इज लेसन फॉर अस, कि उसके दिमाग में कुछ है। कभी कभी रहते हैं, कुछ डिस्टर्ब रहते हैं। कोई कोर्ट में कोई ऑर्डर उनके खिलाफ गया होगा, उसमें वो मेरा मैसेज देखा होगा, उनको लगता होता कि सोमानी खुद की एडवर्टाइज कर रहा है, ऐसा वैसा है। मुझे एडवर्टाइज करने के लिए लॉ के ग्रुप की जरूरत नहीं दोस्तों। मेरे पास लिंक्डइन अकाउंट है, सब है, और एडवर्टाइज हम करते भी नहीं, कर भी नहीं सकते, ये भी याद है। इसलिए हम जो भी पोस्ट डालेंगे वो वेलफेयर अगर है उसमें तो वही डालेंगे। लेकिन तो भी कुछ लॉयर का पेट दुखता ही दुखता है, क्या करें। किसी का पेट में ही अगर ट्रबल है तो उसने अच्छा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, मानस उपचार करने के पास से, ऐसा मुझे लगता है। तो सॉरी फॉर लिटिल बिट इंटरप्शन, मेरा इंटरप्शन करने का उद्देश्य नहीं था, लेकिन किसी ने मुझे एडमायर किया ना, तो जो थोड़ी देर पहले जो निराश था ना, वो निराशा मेरी निकल गई दोस्तों। आपने किसी ने एडमायर किया तो बहुत बहुत अच्छा लगा। सो अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर, अभी ये जो इंप्लीमेंट होगा ना, ये जो कानून है, तो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, पहले खाली इंस्पेक्टर थे नाम, अभी चेंज हुआ है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। इनका काम है पहले अलग अलग एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयर के पास जाके उनको प्रॉपर समझाना, हाउ टू मेंटेन रिकॉर्ड, ये वो समझाने के बाद भी वो गलती करते हैं तो एक बार उनको चांस देना, ये लॉ में ही दिया है। मैं पढ़ नहीं रहा हूँ लॉ, लेकिन मैंने पढ़ के आपको समरी बता रहा हूँ, लॉ में ही दिया है। अगर समझाने के बाद भी अगर वो गलती करते हैं तो फाइन करने के पहले एक बार उनको चांस देना, और फिर उसके बाद आप कार्यवाही कर सकते हैं। लेकिन कार्यवाही भी है वेन एवर आफ्टर गिविंग चांस टू रेक्टिफाई हिज एरर, इवन दो द फेलो इज डूइंग सम मिस्टेक, he is not depositing that amount to particular department. In that circumstances, that officer, that inspector will give the show cause notice. डायरेक्ट पेनल्टी नहीं मारेगा, डायरेक्ट एक्शन लेने के अधिकार नहीं है इंस्पेक्टर को। ही विल गिव शो कॉज नोटिस, यू हैव डन सच थिंग, व्हाई आई शुड नॉट पेनलाइज यू, और उसका जवाब देने का आपका चांस है। और फिर ये अथॉरिटी के सामने आपका हियरिंग वगैरह जो है वो होगा, और वो हियरिंग अगर एप्लीकेबल, इफ यू आर नॉट एक्सेप्टेड, after hearing they will give the order. If you are really have done any mistake, if that employer is have done some mistake, that time they will be penalized. पेनल्टी क्या है आगे बताता हूं मैं आपको। इसमें पेनल्टी फाइन का भी है, और बार बार वही मिसकंडक्ट करते हैं तो फिर इम्प्रिजनमेंट का भी। फिर कुछ पेनल्टी 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट की है, कुछ पेनल्टी 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट की है। लेकिन हमारी जुडिशरी है जहां पे कुछ जगह पे फाइन और इम्प्रिजनमेंट है, तो फाइन और इम्प्रिजनमेंट ऐसी प्रोविजन है तो जनरली फाइन नहीं करेंगे, क्योंकि जुडिशरी किसी भी एम्प्लॉयर को, यानी कि अच्छे अच्छे फैक्ट्री के ओनर को जेल में डालने के फेवर में नहीं रहेगी, क्योंकि फिर वो एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर का जो सेटअप है वो सेटअप डिस्टर्ब होगा, एम्प्लॉय विल फेस डिफिकल्टी। So in that circumstances, they will penalize only on fine. But when there is a compulsory imprisonment, कितने बार चांस देंगे भाई? 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, 4 बार आपको पेनल्टी किया है, लेकिन तो भी आप सुधर नहीं रहे, that time imprisonment is there. So that provision is there. और वो जो भी है वो अगर नहीं होता है तो आगे फिर इसमें अपील की है,
फिर अपील आगे अपील ट्रिब्यूनल में जाएगा, अपील ट्रिब्यूनल से आगे अपील फिर हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगा। ऐसे सब अपील के प्रोविजन जो है वो है। व्हेन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज देयर, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्वेश्चन इज देयर, दैट टाइम इट कैन बी एडमिटेड इन सुप्रीम। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड रजिस्टर्ड रिटर्न, तो ये सेक्शन 123 में इसका रजिस्ट्रेशन कैसा मेंटेन करना, रिकॉर्ड कैसा मेंटेन करना, कैसा कैसा है, डेली वेजेस पे जो लोग है उसका रिकॉर्ड मेंटेन कैसा करता, आवरली बेस के ऊपर है, पीस के ऊपर देना, ये भाई एक पीस इतना बना के देंगे तो आपको इतना मिलेगा, ऐसा पीस के ऊपर भाई अगर कुछ वर्कर्स हैं तो उसका रिकॉर्ड कैसा मेंटेन करना, मंथली लोगों को कैसा करना, ऐसा सबके प्रॉपरली डायरेक्शंस ये सेक्शन 123 में दिए हैं दोस्तों। एम्प्लॉयर शुड फॉलो द चैप्टर प्रॉपरली, एम्प्लॉयर ने अच्छा फॉलो करना है। नंबर 1, एचआर के जो मैनेजर्स हैं, एचआर जो पर्सन्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, इन्होंने फॉलो करना है। आपके अच्छे लॉयर कंसल्टेंट चाहिए, अच्छे लॉयर को कंसल्टेंट ईयरली बेस पे वगैरह अपॉइंट करो तो कोई भी गड़बड़ नहीं होगा, प्रॉपरली मेंटेनेंस होगा। इंटरनल ऑडिट कर लो दोस्तों, वेलफेयर के लिए काम करो। मैंने पहले एपिसोड में बताया है कि व्हाट एग्जैक्टली पीएम वांट्स टू इम्प्लीमेंट दिस कोड्स। ये 4 कोड इंप्लीमेंट करने के पीछे प्राइम मिनिस्टर का क्या उद्देश्य है? प्राइम मिनिस्टर का उद्देश्य बोले तो आपका उद्देश्य आपने ही चुन के दिया है, प्राइम मिनिस्टर को, सब मिनिस्ट्री को, सब लोकसभा के सदस्यों को। तो व्हाट एग्जैक्टली कंट्री वांट्स, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन एक फैमिली मेंबर जैसा होना चाहिए, ये मेन उनका टारगेट है। सो फॉर मेंटेनिंग दैट, सो हाउ टू मेंटेन दिस रिकॉर्ड, ये एम्प्लॉयर ने देखना है, उसके एचआर मैनेजर ने देखना है, कंसल्टेंट ने देखना है। एंड अलोंग विद दैट गवर्नमेंट लेबर लॉ ऑफिसर्स, गवर्नमेंट की जो भी लेबर लॉ इंप्लीमेंट करने वाले जो इंस्पेक्टर है, इन्होंने भी ये लॉ प्रॉपर देखना है। मैं इंस्पेक्टर तो मुझे लॉ मालूम है, नो, रेगुलरली देखना है, ये आपकी काम की भगवत गीता है, इसको आपको रेगुलर देखना है। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ऑथराइज ऑफिसर वगैरह, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये अपील का प्रोविजन कैसा होगा आगे, ये सब इसमें सेक्शन में दिया हुआ। सो फ्रेंड, दिस इज चैप्टर 11। नाउ चैप्टर 12 जो है ये ऑफेंसेस एंड पेनल्टी के ऊपर है। चैप्टर 12 में ये सेक्शन 133 से शुरू होता है, ऑफेंसेस एंड पेनल्टी। और ये पेनल्टी ऑफेंसेस कब लगेंगे, ये बहुत बड़ा लिस्ट है, उसमें के कुछ मैं खाली पढ़ के बताता हूँ। बीइंग एन एम्प्लॉयर फेल्स टू पे एनी कंट्रीब्यूशन which is liable to pay under this code or rules, regulations, schemes and therein, अगर एम्प्लॉयर वो कंट्रीब्यूशन पे करने के लिए असमर्थ है तब पेनल्टी ऑफेंसेस पेनल्टी लगेगा। डिडक्ट or attempt to deduct from the wages of an employee the whole or any part of employer's contribution, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर वो एम्प्लॉय के सैलरी से कट करता है तो दिस इज अ मिस्टेक। In contravention of the provision of this code reduces the wages or any privilege or benefits admissible to an employee. In contravention of the provisions of the chapter 4 or chapter 6 or rules, regulations, schemes made or framed under this code respectively relating to such chapters, dismisses, discharge, ये चैप्टर में जो दिया है इसके अलावा जबरदस्ती किसी को डिसमिस करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, रिड्यूसेस इन रैंक और अदरवाइज पेनलाइज अ वुमन एम्प्लॉय, सच टाइप ऑफ मिसकंडक्ट शुड नॉट बी देयर। इसका मतलब ये नहीं कि आप डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले सकते। यस, यू हैव द राइट टू टेक द डिसिप्लिनरी एक्शन, बट अंडर द फ्रेम ऑफ द लॉ, अंडर द फ्रेम ऑफ द लॉ उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग रखो, प्रॉपर करो, उसको चांस दो सुधारने का, वो वर्कर को नहीं होता है उसके बाद जो पेनलाइज करना है प्रॉपरली रिकॉर्ड है, प्रॉपर आप इंस्पेक्टर कम फैसिलिटी को रिकॉर्ड बताते तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आगे अगर एम्प्लॉय भी कोर्ट में जाता है तो कुछ होने वाला नहीं। ऐसे बहुत सारे फेल्स टू पे एनी अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी, फेल्स टू पे एनी अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन, फेल्स टू प्रोवाइड एनी मैटरनिटी बेनिफिट, fails to send to competent authority a statement, fail to produce on demand
बाय द इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर एनी रजिस्टर्ड वगैरह वगैरह, ऐसे काफी मिसकंडक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। अभी मैं पेनल्टीज पढ़ के बताता हूँ। वेयर ही कमिट्स an offense under this clause A with imprisonment for a term which may extend to 3 years, but which shall not be less than 1 year. In case of failure to pay the employee's contribution, which has been deducted by him from the employee's wages, and shall also be liable to fine for 1 lakh rupees. एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन से तो कट किया है, लेकिन एम्प्लॉयर ने वो भरा नहीं, he has not paid that contribution to particular department, और चांस देने के बाद भी नहीं सुधर रहा, that time this 3 years तक का इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन है, बट मिनिमम 1 ईयर का तो पनिशमेंट देना ही रहना, तो बचे रहना। which shall not be less than 2 months but may be extended to 6 months. In any other cases shall be also liable to fine of 50,000 rupees. ऊपर के केस में 1 लाख रुपए का फाइन और मिनिमम 1 साल से 3 साल का पनिशमेंट, और यहाँ पे मिनिमम 2 महीने का, अदर देन ए other matters में 2 महीने का 6 months provision is there, not below than 2 months but not above 6 months. Imprisonment provision is there and fine is liable to 50,000 rupees. And है, बीच में and है और नहीं है, and है और नहीं है, अगर और रहता है तो फिर जुडिशरी जनरली एम्प्लॉयर को फाइन नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पे and है, तो इम्प्रिजनमेंट भी करना है और फाइन भी करना है, इसलिए दोस्तों डोंट क्रॉस द लॉ। ऐसे सेक्शन 134 ये सब पेनल्टीज के वगैरह सेक्शंस हैं दोस्तों, मेजर मैंने आपको बता दिए। नाउ चैप्टर 13, चैप्टर 14 देखने हमको टोटल। चैप्टर 13 है एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन एंड मॉनिटरिंग। एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन एंड मॉनिटरिंग, ये मेनली ये है कि सपोज किसी कंपनी में उसमें सेक्शन 139 में वगैरह सब दिया है, रिपोर्टिंग ऑफ वैकेंसीज टू करियर सेंटर्स। आपके फैक्ट्री में अगर कुछ वैकेंसीज होती है तो करियर सेंटर को आप इंटीमेट कर दीजिए। करियर सेंटर कैसे एस्टेब्लिश होंगे, क्या होंगे, सब प्रोसीजर में आएगा। when this law will be notified, after notification of law this will be कभी नोटिफिकेशंस। लेकिन जब एम्प्लॉय के पास जगह खाली होती है तो अपने रिश्तेदारों को भर, या एम्प्लॉय जो है उसके रिश्तेदारों को भर, ऐसा नहीं कर सकेंगे। अभी आपको क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट का इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट अगर हुआ तो आपको करियर सेंटर को बताना है, तो करियर सेंटर भी पब्लिश देयर ऑन देयर वेबसाइट कि भाई ये फैक्ट्री में इतने इतने वैकेंसी है, फिर लोग एप्लीकेशन करेंगे, सबको चांस दो एंड देन यू कैन रिक्रूट दैट पर्टिकुलर पर्सन इन योर कंपनी। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि ये भी एक चैप्टर जो है, एक चैप्टर एक बहुत नए प्रोविजन है, नए सिस्टम है कि जो करियर डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी है। नहीं तो जिसका ये रहते क्या बोलते हैं, जिसका परिचय रहता है या पहचान रहती है उसको ही जॉब मिलता है, बेचारे गरीब जिसका परिचय नहीं रहता है, जिसका किसी का वशीला, जिसका मराठी में बोलता है वशीला नहीं रहता है, तो ऐसे लोगों को वशीला को क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश में तो रेफरेंस बोलता है। इफ रेफरेंस इज देयर तो जल्दी काम हो जाता है, लेकिन रेफरेंस नहीं है तो क्या करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको चांस अच्छा मिलना चाहिए। इसलिए व्हेन देवर इज कोई पर्सन रिटायर हो रहा है, वैकेंसी है, यू इन्फॉर्म दैट। This is related to all the people, all which chapter है, जिसके पास 10 के आगे वर्कर्स हैं, उनको ये सबको एप्लीकेबल है। चैप्टर 14 इज मिसलेनियस। मिसलेनियस में फिर सोशल सिक्योरिटी फंड कैसा क्रिएट होगा वगैरह जो बचा है, एप्लीकेशन ऑफ आधार से रिलेटेड ये सब काम होगा। तो जो भी बेनिफिट है, कॉम्पेंसेशन है, ये है वो है, ग्रेचुइटी, सब आधार के कारण सीधा उनके बैंक अकाउंट को लिंक होगा, तो सीधा पैसा बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाएगा, बीच में किसी का लीकेज नहीं,
या चक्कर मारना एम्प्लॉयर के पास बार बार वो पैसा लेने के लिए, ऐसे भी जरूरी नहीं है। ये सब मिसलेनियस में सेक्शन में दिया है। 142 में ये एप्लीकेशन ऑफ आधार का दिया है। एप्लीकेशन या पावर ऑफ एग्जाम एस्टेब्लिशमेंट, किसी एस्टेब्लिशमेंट को एग्जाम करना है तो इसके पावर सेक्शन 143 में दिया है। पावर टू डेफर और रिड्यूस, ये 114 है। ऐसे पूरे मिसलेनियस के सेक्शंस हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट पावर है ये कोड मॉडिफाई करने का, कोड में चेंजेस करने का, वो तो है ही लॉ। और जुडिशरी का पावर है इसके ऊपर कंट्रोल रखने का, ये फंडामेंटल राइट को ब्रेक होने रहना। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं हो रहा है ना, ये चक्कर में कोई एम्प्लॉय को गुलाम तो नहीं बना रहे ना, बिकॉज स्लेवरी इज एबॉलिश्ड फ्रॉम एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके ऊपर फंडामेंटल राइट अगर ब्रेक होता है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मिसकंडक्ट होगा। पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, स्टेट गवर्नमेंट को अपने अपने स्टेट के हिसाब से रूल बनाने का पूरा पावर है। पावर ऑफ कॉर्पोरेशन टू मेक रेगुलेशंस, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस हैं, कॉर्पोरेशन को रेगुलेशन अपने अपने बनाने का पावर इसमें दिया है। सेक्शन कौन सी सेक्शन में दिया है? 157, 158 में प्रायर पब्लिकेशन ऑफ रूल्स रेगुलेशंस वगैरह सब ये दिया है। ऐसे 164 में मैंने जो शुरू में 9 लॉ के नाम पढ़े थे, ये 9 लॉ कैंसिल होके ये 9 लॉ इकट्ठा आए इस कोड में, ये नोटिफिकेशन इसमें दिया है, जिसमें मैंने नाम पहला पढ़ा था द एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 और 9वां नाम पढ़ा था द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। ये 9 कानून इकट्ठा के विथ न्यू एडिशनल प्रोविजन एक और बना। कितनी मेहनत ली होगी लॉ कमिश्नर के लॉयर ने ड्राफ्ट करते समय, बहुत मेहनत की। इसमें ऑफिसर्स भी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, हम लॉयर्स भी हैं। ये दिल्ली में प्रैक्टिस करने के बाद ये थोड़ा सा, ऐसे नहीं कि दिल्ली में ही रहने वाले लॉयर को चांस मिलता है लॉ कमीशन में काम करने का। बाहर से मद्रास के भी कुछ लॉयर हैं, बॉम्बे के भी कुछ लॉयर हैं जो लॉ कमीशन में योगदान देते हैं। अभी हम जा रहे हैं 7 शेड्यूल देखने के लिए। फर्स्ट शेड्यूल जो है ये एप्लीकेबिलिटी है। अभी मैं थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ, बाद में आप आराम से पढ़ सकते हैं। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का जो चैप्टर था वो चैप्टर किसको एप्लीकेबल है? एवरी एस्टेब्लिशमेंट इन विच 20 और मोर एम्प्लॉइज आर एम्प्लॉयड। एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन किसको एप्लीकेबल है? Every establishment in which 10 or more persons are employed other than a seasonal factory. Gratuity किसको applicable है? Every factory, mine, oil field, plantation, port or railway company, and every shop establishment in which 10 or more employees are employed or were employed or on any day of the preceding 12 months. And such shops or establishment as may be notified by the appropriate government from time to time. ये जो संख्या है ये appropriate government भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट वो अपने अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट जो है ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन को एप्लीकेबल है? टू एवरी एस्टेब्लिशमेंट बीइंग अ फैक्ट्री, माइन और प्लांटेशन इंक्लूडिंग एनी सच एस्टेब्लिशमेंट बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट, or to every shop establishment in which 10 or more employees are employed. Averagely दिमाग में रखिए 10 or more employees है तो ये applicable है whether you employ that employment on contract basis from contractor से ले या direct recruiter, it makes no difference। तो आपको वो ख्याल रखना और थोड़ा खुले दिल से कीजिए यार दोस्त। एम्प्लॉयर को मुझे ये बोलना है खुले दिल से काम कीजिए, क्योंकि जिन वर्कर्स के ऊपर आपका एस्टेब्लिशमेंट होता है, ब्रांचेस के ऊपर ब्रांचेस खुलती हैं, एक्सपांशन होता है, डिविडेंड कमाते हैं, आपके शेयर वैल्यू बढ़ते हैं, आप भारत के सबसे रईस लोग बन जाते हैं, टॉप 100 में आ जाते हैं। जिस वर्कर के ऊपर और वो वर्कर को बेसिक अधिकार भी नहीं देना, ये मेंटेलिटी अभी निकाल देना।
खुशी से निकालो या जबरदस्ती निकालो, कानून ही ऐसा है। एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन जो है वो भी ऐसा ही दिया है। सोशल सिक्योरिटी फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज वर्कर, गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, सबको ये एप्लीकेबल है ये। और जहां पे कोई नहीं है वहां पे गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट उसका प्रोटेक्शन करेगा। ये शेड्यूल 1 है। शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 2 में लिस्ट ऑफ पर्संस हु आर एम्प्लॉइज विद इन द मीनिंग ऑफ द थर्ड प्रोविजन ऑफ क्लॉज 26 ऑफ सेक्शन 2। तो एम्प्लॉइज किसको बोलेंगे उसका पूरा शेड्यूल में दिया है और विस्तार से दिया है, बहुत बड़ा है। एम्प्लॉइज किसको किसको बोले, हु इज एम्प्लॉय, ये पूरा क्लियर हो जाएगा सेकंड शेड्यूल जब पढ़ेंगे तो। थर्ड शेड्यूल इज रिलेटेड टू द लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीजेस। Occupational disease, it is related to section 2 subsection 51, section 36, section 74, section 131, section 132 and section 152 से related ये शेड्यूल है। ऑक्यूपेशनल डिसीजेस है ऐसा। ऑक्यूपेशनल डिसीज बोले तो जो नेचर का काम करते हैं आप, जैसा कि कोई अगर एयरलाइंस में काम करता है, एयरलाइंस में एयर होस्टेस हो या पायलट हो या ये तो सपोज अपर ग्रेड के एम्प्लॉइज में आएंगे, लेकिन वर्कर्स के डेफिनेशन में जिनका पेमेंट थोड़ा सा स्पेसिफिक लिमिट 18-20 हजार के नीचे है, इसमें आते हैं। तो ये जो वहां पे ग्राउंड क्रूज जिसको बोलते हैं, ग्राउंड क्रूज जो लगेज वगैरह फ्लाइट में डालने का काम करते हैं, ये फ्लाइट के आवाज से है ना आहिस्ता 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 उनका सुनाई कम देता है उनको। तो दिस इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल डिसीजेस। एक उदाहरण के लिए मैंने, कोई अगर जहाँ पे हीट ज्यादा है ऐसी जगह पे काम करता है तो उसकी डिसीजेस अलग है। तो ये सबका लिस्ट इसमें दिया है, वो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, ओके, ऐसा दिया है। और डिसीजेस कॉज्ड बाय मर्क्यूरी और इट्स टॉक्साइड कंपोनेंट, ऐसे ऐसे अलग अलग डिसीज है। दोस्तों ये जब पढ़ते हैं ना तब पता चलता है कितना वास्ट कोड है ये कोड कितना वास्ट है। पार्ट सी भी है इसमें, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी है। थोड़ा सा और अच्छा स्टडी करते तो काफी मेडिकल फील्ड का भी नॉलेज आ जाता है दोस्तों इसमें। नाउ शेड्यूल 4 में है, शेड्यूल 4 इज रिलेटेड टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 55, 56, सेक्शन 76 एंड सेक्शन 152। इसमें पार्ट 1 है लिस्ट ऑफ इंजुरीज डीम्ड टू रिजल्ट इन परमानेंट और टोटल डिसेबलमेंट। परमानेंट डिसेबलमेंट किसको बोलेंगे या टोटल डिसेबलमेंट किसको बोलेंगे, इसका लिस्ट पार्ट 1 में दिया है। इसमें मैं कुछ पढ़ के बताऊं। लॉस ऑफ बोथ हैंड्स और एम्पुटेशन एट हायर साइड्स, दोनों हाथ जाते हैं। लॉस ऑफ हैंड एंड अ फुट, एक हाथ जाता है लेकिन और उसके साथ एक पैर जाता है, परमानेंट डिसेबल। इसको 100% उसका कॉम्पेंसेशन, जैसा डेथ के ऊपर मिलेगा ना वैसा ही उसको कॉम्पेंसेशन, वो सब उसमें दिया है। परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, तो लॉ ऑफ अर्निंग कैपेसिटी अगर 100% उसका हैमर हो गया सो दैट इज डिसेबल। ऑब्सोल्यूट डिफनेस आ जाता है, ऑब्सोल्यूट डिफनेस, वेरी सेवर फेशियल डिसफिगरमेंट, लॉस ऑफ साइट टू सच एन एक्सटेंट एज टू रेंडर द क्लाइमेट अनेबल टू परफॉर्म एनी वर्क फॉर विच आई साइट इज एसेंशियल। जब आई साइट इसेंशियल है, ऐसे वर्क कम करते करते अगर उसकी आई साइट चले गई, so this is come in permanent disability. Part 2 is related to the list of injuries deemed to be a result in permanent or partial disability. Permanent partial disability उसका भी लिस्ट दिया है। अदर इंजुरीज है बाकी फिंगर ऑफ राइट और लेफ्ट हैंड, ऐसा उसके इंडेक्स के उसके उसके ये दिया है 14, 19, 9, 5 ऐसे उसके
फिगर दिए जो अगले शेड्यूल से रिलेटेड करके फिर उसका कॉम्पेंसेशन तय होगा, कितना कॉम्पेंसेशन देगा। एक अच्छा एक्सरसाइज है, मेंटल एक्सरसाइज अच्छा है। शेड्यूल fifth schedule is related to matters that may be provided for the schemes. Any scheme framed under section 15 may provide for any or all of the matter as specified below, namely part 1 matter on which the provident fund scheme may make provision. तो प्रोविडेंट फंड की स्कीम कौन से मैटर में करनी चाहिए, ये सब शेड्यूल इसमें है। पार्ट बी में मैटर्स दैट मे बी प्रोवाइडेड फॉर इन द पेंशन स्कीम। पार्ट सी है मैटर्स दैट मे बी प्रोवाइडेड फॉर इन द एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। शेड्यूल 6 है दोस्तों, फैक्टर्स फॉर वर्किंग ऑफ lump sum equivalent of compensation amount in case of permanent disablement। तो परमानेंट डिसेबलमेंट के लिए जो कॉम्पेंसेशन देना है, ओके, तो उसका कैलकुलेशन कैसा करना, ये सब कुछ क्या दिया है इसमें, ये शेड्यूल में दिया है। इट इज डिपेंड अपॉन द कंप्लीटेड ईयर ऑफ एज, उसका एज कितना कंप्लीट हुआ है on the last birthday of the employee immediately preceding the date on which the compensation fell due। कॉम्पेंसेशन जब ड्यू होगा उस समय उसका एज क्या है, कितना एज उसका हुआ है, कितना है, ये सब it will get impact on that। और not more than 16 years, अगर not more than 16 years, not more than 17 years, not more than 18 years, ऐसे सबकी एक रेटिंग अलग अलग है ये फैक्टर्स के। जैसा कि नॉट मोर देन 16 years 228.54 से रेटिंग होगा उसका। नॉट मोर देन 17 years है तो 227.48। तो जैसे जैसा एज बढ़ेगा वैसा वैसा उसका कॉम्पेंसेशन का जो है रेटिंग वो कम होता है। 65 के और आगे जाता है तो इसका 99 है। देखिए 16 ईयर एज है और उसको डिसेबलमेंट या उसको कॉम्पेंसेशन है तो आगे जो है नॉट मोर देन 16 ईयर तो उसका रेट 228.54 रेटिंग है, और 65 और आगे है तो उसका 99.37 है। इससे कंपैरिजन कर सकता है। और इसका प्रॉपरली व्हेन प्रोसीजर विल अप्लाई, तो प्रोसीजर में इसके चार्ट रहेंगे प्रॉपरली, तो और अच्छा समझने के लिए हो जाएगा। हर प्रोसीजर के ऊपर हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे आगे चल के, बीच में हम थोड़े अलग भी लॉ लेंगे, क्योंकि मुझे अभी एनडीपीएस एक्ट ये काफी चीजों के लॉ वीडियोस वगैरह बनाने हैं। लास्ट शेड्यूल है 7th शेड्यूल, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेटर। एग्रीगेटर का क्लासिफिकेशन में दिया है राइड शेयरिंग सर्विसेज। एग्रीगेटर बोले तो एग्रीगेटर का डेफिनेशन ऑलरेडी डेफिनेशन में दिया है। एग्रीगेटर बोले तो जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर की क्लासिफिकेशन, एम्प्लॉयर क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयर। राइड शेयरिंग सर्विसेज है जो राइड शेयरिंग करते हैं, जैसा हमारे दिल्ली में रेडियो चलता है, ये आपका उबेर चलता है, ये चलता है, ये एक क्लासिफिकेशन में आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एग्री, इसको बोलते हैं राइड शेयरिंग सर्विसेज है। फूड एंड ग्रोसरी डिलीवरी सर्विसेज ये अलग एग्रीगेटर है। लॉजिस्टिक सर्विसेज तीन में आता है। 4 में ई मार्केट प्लेस, बोथ मार्केट प्लेस एंड इन्वेंट्री मॉडल्स और होलसेल और रिटेल, जो बिजनेस टू बिजनेस साइड के ऊपर वगैरह जो चलता है वो सब वर्कर, वो सब एम्प्लॉइज इसमें आएंगे। 5 में प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडर, जिसमें सब लॉ फर्म है, चार्टर अकाउंटेंट्स हैं, ये आर्किटेक्चरल सर्विसेज है, सब सर्विस प्रोवाइडर्स आएंगे। हेल्थ केयर वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह जो है, ये एग्रीगेटर का क्लासिफिकेशन का नंबर 6 है सीरियल नंबर। 7 सीरियल नंबर में ट्रैवल एंड हॉस्पिटलिटी है। 8 नंबर में कंटेंट एंड मीडिया सर्विसेज है, एंड 9 नंबर में एनी अदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड प्लेटफॉर्म्स है। ऐसा ये कानून है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप आखिरी मौके तक रुके हैं और मेरा ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा हुआ, आपने शांति से सुन लिया है।
क्या करें, 1 घंटे के आगे भी जाना पड़ा तो जाना पड़ेगा, because I have to complete that particular code. So I have completed 164 sections of this Social Security Code 2020. Chapter 14 भी हमने कवर किए हैं और शेड्यूल 7 का भी हमने आपको हाइलाइट्स बताया दोस्तों। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वेडनेसडे हम और एक कोड लेंगे और इसका पार्ट 4 और उसके बाद पार्ट 5 ऐसे हम लेंगे दोस्तों। जरूर आइए, लाइव आने का मजा थोड़ा अलग होता है, हमको भी मोटिवेशन होता है, लेकिन जो लाइव नहीं अटेंड कर पाते हैं वो 2-3 दिन के बाद इसका वीडियो जरूर देख सकते हैं। और मेरा वीडियो आप मॉर्निंग में काम करते समय लगा दीजिए और आवाज खाली सुनते रहेंगे तो भी चलेगा। तो आहिस्ता आहिस्ते हर चैप्टर में क्या है पता चलता रहेगा और आपका रिवीजन होता रहेगा। और आपके वर्क के लिए, आपके काम के लिए अगर ये लॉ भगवद गीता आपकी है तो ये भगवद गीता का रिवीजन आपका बार बार होना जरूरी है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।